नमस्ते, मेरा नाम सोनाली है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। लल्लन टॉप अड्डा पे हमारे साथ एकदम खासम खास लोग जुड़ते हैं, एकदम लल्लन टॉप लोग जुड़ते हैं। और आज जो आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, पहली बात तो ये, मुझे आप शायद इंटरव्यू देखने के दौरान भी कहेंगे और मैं इंटरव्यू में सवाल पूछने के दौरान भी पहले ही कह दे रही हूँ कि बड़ा कम समय है ना, ये मेरे लिए बड़ा अनफेयर है ऐसे आर्टिस्ट के साथ जब आपको बात करने का मौका मिलता है। तो मेरे साथ आज इंटरव्यू में वो जुड़े हुए हैं जिन्हें जेन जी या मैं कहूँ आज की जनरेशन वसूली भाई के नाम से जानती है। 90s किड्स जो हैं जगीरा के नाम से जानते हैं। तमाम सारी बहुत अच्छी फिल्में इनकी फिल्मोग्राफी में हैं। आप अपहरण की बात करें, गोलमाल सीरीज में आपने इन्हें देखा है। इनफैक्ट चाइना गेट को हम कैसे भूल सकते हैं। कन्नड़ और तमिल फिल्में भी सर की ये जो लंबी फेहरिस्त है इसमें जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत मुकेश तिवारी सर का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ और मैं इंटरव्यू शुरू होने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ पूरी लल्लन टॉप टीम का। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही अच्छा काम आप लोग करते हैं, बहुत ही अच्छी खोजी पत्रकारिता है। और सबसे अच्छी बात आप लोगों की लगती है कि हिंदी निष्णात शुद्ध है और बिना किसी बलात् प्रयास के। तो पूरी पूरी टीम को मैं बहुत प्यार करता हूँ और रियली मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत और जब से धन्यवाद। मुझे लगता है ये झांसी या ललितपुर से शुरू हुआ था तो मैं भी बुंदेलखंड का ही हूँ, सागर का रहने वाला। तो मेरा एक भावनात्मक लगाव इस वजह से भी है। लेकिन जब मैं आप लोगों के चैनल को मैं यूट्यूब पे ही फॉलो करता हूँ और निरंतर पढ़ता रहता हूँ और फेसबुक पे भी आप लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, तो निश्चित तौर पे आप लोगों का जो दृष्टिकोण है, चीज़ों को देखने का जो नजरिया है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत शुक्रिया सर। मैंने जैसा कि सर शुरुआत में ये कहा, जो आज की जनरेशन है जो फिल्मों को बहुत कंज्यूम कर रही है, स्पेशली क्योंकि लॉकडाउन लगा, लोग अपने घर में बंद हो गए, वो चार दीवारी लोगों की एक तरीके से दुनिया है। फिल्में देखते हैं और पुरानी फिल्में निकाल के देख रहे हैं। तो आप, आई एम श्योर आप जानते हैं ये कि सबसे बड़ा मीम बन चुका है ये कि जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। तो होकर आ गए आप पनवेल, वो यात्रा हो चुकी है। यह पनवेल से यात्रा हो चुकी है और वो निश्चित तौर पे मुझे नहीं पता था कि एक इम्प्रोवाइज किया हुआ संवाद इतना ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगा और लोग उसको, इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन कि लोग कैसे इसको अधिनिरूपित कर लेते हैं। और खासतौर पे यंग जनरेशन, मैं बड़ा मुरीद हूँ उनके इंटरप्रिटेशंस का और उनको जिंदगी को देखने के नजरिया का, कि उन्होंने चीजें कैसे बदली। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वसूली भाई का ऐसे मीम्स बनेंगे और लोग इतना उसको पॉपुलर करते हैं। तो निश्चित तौर पर वही मैं कहना चाहूंगा कि दर्शक और आप लोग ही बनाते हैं एक किरदार। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इम्प्रोवाइज्ड सीन था। और एक टॉक में मैं देख रही थी जहां आप कह रहे थे कि ये सेम शब्द था, इम्प्रोवाइजेशन, जिसको समझने में तकलीफ हुई थी। फिर आपकी इतनी लंबी यात्रा, लंबी और मैं कहूंगी इंस्पिरेशनल यात्रा शुरू हुई। इसी शब्द पर वापस आती हूँ, इम्प्रोवाइज कैसे था ये सीन? कुछ कुछ बिहाइंड द सीन बता सकते हैं हमें? बिहाइंड द सीन बिल्कुल छोटा सा था कि ये हम लोग शूटिंग गोवा में कर रहे थे इस सीन की। हम्म। और तो मेरी शाम की 4:30 बजे की फ्लाइट थी और ये जहाँ हम शूटिंग कर रहे थे वो एयरपोर्ट से 1.5 घंटे दूर है, गोवा में, हम्म। साउथ गोवा में। तो अब जो हमारे को एक्टर थे तो उन्होंने बाकायदा टेकिंग हिज टाइम बिकॉज उनको हकलाना होता है। तो मैंने बोला कि इतना ज्यादा बारह बारह बार बोलोगे तो मैं फिर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं बोला जल्दी बोल दे, मुझे पनवेल निकलना है, जान दे, मैं शूटिंग नहीं कर पाऊंगा। सो पीछे इंटेंशन ये था उसकी कहानी। हम्म। और हालांकि वो अपना जो उनको दिया हुआ गया था हकलाने का, वो लिखा हुआ शब्द नहीं था, मतलब वाक्य या संवाद नहीं था। ये परिस्थिति जन्य संवाद था कि मैं हम्म। भी लेट हो गया तो कल सुबह जो मुझे शूटिंग ज्वाइन करनी है मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक और ऐसा ही डायलॉग जिसमें आप कहते हैं, नंबर बताते हैं पीछे से और आप कहते हैं हाँ जल्दी हो गया 10 नंबर। वो बड़े फनी संवाद है और आपको देखकर भी उसमें मजा आया, क्योंकि जब हमने बचपन में जगीरा को देखा था तो वी वर लाइक स्कैर्ड। एक पॉइंट ऐसा था कि सो जा चुपचाप नहीं तो जगीरा आ जाएगा वाला मोमेंट भी आ ही गया था हम सबकी जी, जिंदगियों में। मैंने सुना है कि आपके जो पड़ोसी हैं और बच्चे हैं वो भी आपको इसी नाम से वसूली अंकल ही बुला रहे होते हैं अभी भी। बिल्कुल निश्चित तौर पे। और अभी भी मुझे लगता है कि और मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो एक किरदार से लोगों का इतना प्यार है। तो मैं वही हम्म। कह रहा हूँ कि दर्शक ही आपको रचते हैं। और जब हमने पहली गोलमाल की थी तो 15 साल पहले की थी, और हम्म। जो 2 साल का बच्चा रहा होगा आज वो 17 साल का बच्चा है। तो निश्चित तौर पे उसकी पूरी परवरिश के साथ साथ 4 गोलमाल चली हैं, उसके हम्म। जीवन का अंग है। और निश्चित तौर पे गोलमाल जो सीरीज है उसमें बच्चे, परिवार,
समेत परिवार सब लोग देखना बड़ा पसंद करते हैं, एक उनके लिए इवेंट है। सो इस बात का मुझे बुरा नहीं लगता है, और मैं अपनी बिल्डिंग में अभी भी वसूली अंकल ही हूँ। आपने सारी गोलमाल सीरीज का जिक्र किया कि जो बच्चा 2 साल का था 17 का हो गया, उसने वो बड़ा ही उसे देखते हुए हुआ है। तो ये एक सवाल है, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन रोहित शेट्टी और आपकी कोई ऐसी डील हो गई है जैसे सेट मैक्स और सूर्यवंशम की हो गई है कि वो ही चलेगा? रोहित जी के साथ एक भावनात्मक रिश्ता है हमारा, हम्म, और मैं उनकी पहली फिल्म जमीन में मेन विलेन था। हम्म, फिर उसके बाद संडे, ऑल द बेस्ट, और फिर जब हिट होने का पड़ाव सिलसिला चालू हुआ गोलमाल से। हम्म, और रोहित जी का एक इनबिल्ट उनके अंदर है कि वे अपनी टीम को नहीं तोड़ते, और उनका बड़ा प्रयास यही होता है कि भाई हमारी पूरी टीम एक ही रहे। हम्म, सो उनकी टीम से एग्जिट आपको स्वयं लेनी पड़ती है, वो एग्जिट नहीं करते। तो वाह, वो उनका एक बड़प्पन। और हमारे यहाँ और हमारी टीम जो है इतनी प्यारी टीम है, सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप बाहर अपनी मर्जी से जाएंगे, हम आपको नहीं कहेंगे, आप हमेशा आपका स्वागत रहेगा। और रोहित जी का वही एक नजरिया अभी भी है। अभी हमने सर्कस कंप्लीट की है, फरवरी मार्च में फिल्म पूरी, बड़ी खूबसूरत फिल्म उन्होंने बनाई है। तो एक है भावनात्मक डील है, और भले हम एक साल ना मिले, भले एक साल हमारे फोन पे बात ना हो, लेकिन हम मन ही मन आपस में बतियाते हैं। क्या बात, क्या बात। आपकी आपका जो नया प्रोजेक्ट आया है, नियति चक्र इसका नाम है, नया प्लेटफॉर्म है बिग बैंग। अराइवल फिल्म जो है उसमें एक डायलॉग है कि यदि आप अपने पूरे जीवन को शुरू से अंत तक देख सकते हो तो क्या आप चीजों को बदलेंगे? कहीं ना कहीं नियति चक्र में यही कॉन्सेप्ट है, क्या है? आप हमारे दर्शकों को बताइए। एक मानवीय द्वंद है हमेशा, हम्म, कर्म की प्रधानता हो या फिर भाग्य की प्रधानता हो। और एक मानवीय जिज्ञासा भी है, एक इच्छा भी है मनुष्य की कि वो भविष्य देख पाता। और इस सारे द्वंद्व के बीच हम, मुझे लगता है, समय ही नष्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जिज्ञासु होना अच्छी बात है, और ये सदियों से, सहस्त्रों सालों से चला आ रहा है। हम्म, और इसके विषय में अध्यात्म भी कुछ बातें करता है, इसके विषय में दर्शन भी कुछ बातें करता है, इसके विषय में कुछ ढोंगी पाखंडी लोग भी कुछ बातें करते हैं। और तो ये विषय अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और जब सिद्धार्थ चाणक्य इसको लेके आए थे, ये सब्जेक्ट उन्होंने जब मुझे सुनाया था, तो मुझे बहुत कठिन प्रतीत हुआ ये सब्जेक्ट। मैंने कहा इसको हम कम्युनिकेट कैसे करें, क्योंकि हम्म, भाषाई स्तर पे इतना ज्यादा कठिन प्रतीत हो रहा था मुझे पढ़ने में। तो मैंने कहा कि एज एन एक्टर इसको आसान बनाने के लिए बहुत सारी भाव भंगिमाएं और बहुत ही सरलीकरण करना पड़ेगा, बहुत सहजीकरण करना पड़ेगा। लेकिन टचवुड, पूरी टीम बहुत शानदार थी, इंदौर की पूरी टीम थी, पूरे युवा वर्ग थे, और थिएटर के ही वो सारे लोग थे, और उन्होंने एक एक पाई इकट्ठी करके ये शॉर्ट फिल्म बनाई। और हम्म, कैमरा भी उन्होंने किया है, सेट भी उन्होंने लगाया है, ड्रेस भी उन्होंने लगाई है, होटल के पैसे भी उन्होंने भरे हैं। तो वैसे ये फिल्म बनी है कि किसी के घर से कभी खिचड़ी बन के आ जाती थी, तो किसी के घर के नाश्ता आ जाता था। ओहो, और मुझे बहुत मजा आया वो काम करके, क्योंकि हम रंगमंच की परंपरा में ऐसे ही काम करते थे। लेकिन हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भ्रष्ट हो ही जाता है, तो मैं भी थोड़ा भ्रष्ट हो गया था, लगातार सुविधा भोगी हो गया हूँ, और हम्म, बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित भी होता जा रहा था। तो मुझे हम्म, लगा एक अवसर है अपने आप को तोड़ने का, अपने आप को फिर से खोजने का। और अपना, मेरा वो जज्बा मर तो नहीं गया है, लेकिन पूरे इंदौर की टीम ने इतना खूबसूरत तरीके से काम किया। और मुझे आज भी यकीन नहीं हो पाता कि वो इतने बड़े स्तर पे उन्होंने वीएफएक्स को इतने बड़े स्तर पे इसको लेके आए शॉर्ट फिल्म। मतलब वो 50 मिनट्स की है, इसको इसलिए उसको शॉर्ट फिल्म कहा जाता है। अपने आप हम्म, में वो पूर्ण फिल्म है, पूरा एक डिस्कशन है, पूरा एक द्वंद है। और जो हमारी विडंबना है मानवीय जाति की, कि जो सामने हम उसको नहीं देखना चाहते, उसके परे जो है उसको हम देखना भी चाहते हैं, पाना भी चाहते बिल्कुल। जिज्ञासा की भी आपने बात कही, लोग भी भविष्य को जानने में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन आपने कभी किसी को अपना हाथ दिखाया, शायद शुरुआती फेज में जब आप शायद सर्टेन नहीं होंगे कि एक्टिंग करनी है, परस्यू या नहीं करनी है, कभी हाथ हैं। दिखाया बिल्कुल आपने? बिल्कुल। क्या क्या आपको जवाब मिला? अ, काफी सबने कहा कि, मतलब कोई कहता था कि आप भाग, आपका बड़ा प्रबल है। कभी थिएटर के जमाने में यही बहुत सुन के खुशी हो जाती थी कि चलो भाग्य तो प्रबल है, चीजें ना हो पा रही। फिर कुछ लोग, फिर आदत सी पड़ जाती थी कि वो सुनने की, फिर दूसरे को हाथ दिखाए तो पता होता था ये बोलेगा वो, ये आपको भूख के नहीं रहना
पड़ेगा आने वाले समय में। तो मैंने कहा चलो खाना भी सर्टेन हो गया। हम्म, तो धीरे धीरे आप जब फिल्मी लाइन में आ जाते हो, जब हाथ दिखाते हो, तो फिर लोग आपको चौंकाते हैं कि आपके हाथ में तो 2 शादियां थी। हम्म, सो एक सर्टेन पैटर्न बना हुआ है हाथ देखने का, कि आपका भाग्य प्रबल है, फिर आपका 40 के आसपास आपका उधर खराब होगा, लेकिन आपके में स्त्री सुख ज्यादा है। और ये और उससे पुरुष एक बड़ा खुश भी हो जाता है। सो बने बना एक क्राइटेरिया है अपने आप को कंफ्यूज करने का, अपने आप को। हम्म, मैं उस पूरी साइंस या उस पूरे नजरिए को दरकिनार नहीं करना चाहता हूँ। हम्म, लेकिन जो मेरा है कि मैं अब ना अंगूठी पहनता हूँ, ना मैं कोई पत्थर पहनता हूँ। और अभी 3 दिन पहले ही मेरे भाई का फोन आया था कि तुम पैदा किस समय हुए थे। मैंने बोला ये आप बताओगे कि मैं बताऊंगा कि मैं किस समय पैदा हुआ। तो अब वो मेरे पास कुंडली भी नहीं, तो मैं कुंडली भी खो चुका हूँ। और हम्म। सो एक काफी बोझ मेरा उतर गया है सर से, कि कम से कम अब मैं प्रिडिक्शंस और खाम खा की भविष्यवक्ता जो उसमें अब अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा समय जो है उसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। पर सर आपकी सिनेमाई कुंडली इतनी कमाल है कि बाकी सारी चीजें फिर फेल हो जाती है ना, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। अ, थोड़ा सा पीछे अगर हम जाना चाहें, जी। आपने एक इंटरव्यू में कहा था एनएसडी के दौरान कि आप कुछ नहीं होगा तो मैं गुंडा बन जाऊंगा। क्या ये कभी रियल लाइफ वसूली भाई होने का प्लान भी था? नहीं था, कई बार फ्रस्ट्रेशन में आपकी लाइन है, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि लाइन आप तक आई कैसे। और आपका शोध कार्य निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। और ये कई बार आप फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ चीजें आपके मुंह से निकल जाती हैं। और वैसे हम एनएसडी वालों को पता होता है कि ट्रेनिंग करते करते हम बूढ़े हो जाएंगे, तो गुंडे वाले रोल मिलने वाले, हीरो बनने लायक हम लोग बचते नहीं। अब दौर बदल गया है कि हाँ। अब मुख्य भूमिकाओं में नवाज आते हैं या पलटा जाते हैं। तो एक तरीके से प्रसन्नता भी होती है कि जो नसीर सर ने या वो पुरी साहब ने जो संघर्ष किया है, आज वो फलीभूत हो रहा है, कि कम से कम एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय से दिखने वाले चेहरों को भी लोग अब प्रमुख किरदारों में लेने लगे और दर्शकों ने प्यार करने लगे। तो वो दौर की बात है। तो कभी फ्रस्ट्रेशन में ऐसे निकल गया होगा, लेकिन मैं कभी भी उच्च श्रृंखला किस्म का व्यक्ति नहीं रहा हूँ। और हम्म, घर में सबसे छोटा था तो उपद्रवी जरूर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ इंट्रोवर्ट भी बहुत रहा हूँ। ओके। इंट्रोवर्ट आज भी, कि मुझे आज भी इंटरव्यू देने के पहले मतलब मुझे पसीना आ जाता है, और पता नहीं क्या क्या, मतलब मेरी वॉक चेंज हो जाती है। क्योंकि मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ अपने किरदारों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं बहुत हम्म, ज्यादा टॉकेटिव, और मैंने ये किया, मैंने वो किया। मुझे लगता है कि जितना मैंने किया उससे ज्यादा मेरे डायरेक्टर्स ने, मेरे निर्देशकों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने, मेरी माँ ने, मेरे पिता ने, मेरे भाई बहनों ने, उस परिवेश में जिसमें मैं पला बड़ा हूँ, उन हम्म, सब ने मुझे बहुत हम्म। और अपने रोल में आप उतनी मेहनत भी करते हैं। हम सुनते हैं कि जब पहला चाइना गेट का प्रोजेक्ट था और जगीरा का जब आपने रोल किरदार निभाया था, तो आप 30 दिन तक नहीं नहाए थे। दिन तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, फर्स्ट शेड्यूल 40 दिन का था। और वो मैंने अपने लिए किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, और मुझे उसका कोई तरीका खोजना होगा कि हम्म, मैं अपने आप से भी घृणा करूँ, लोग भी मेरे पास बैठने से हिचके, तो हम्म, उनकी एक्टिंग भी आसान हो जाएगी। हम्म, किसी से घृणा करने की एक्टिंग करना थोड़ा सा कठिन काम होता है आजकल। तो वो मैं एक अपनी प्रोसेस में था। और वो कहीं से बात लीक हो गई, प्रेस में छप गई, मगर एक प्रोसेस थी। मेरा जो घोड़ा था रॉकी, मैं उसी पे बैठ के खाना खाता था, और उसको अपने साथ ही रखता था, और मैं अपने यहाँ पे स्केट गाजर सब रखता था। तो एक ट्रस्ट गेम था कि मुझे इसके साथ ही पूरा रोल निभाना है 2 ढाई साल। तो कम से कम रॉकी और मेरी ट्यूनिंग इतनी शानदार होनी चाहिए कि मैं जहाँ बैठा हूँ तो बगल में आके खड़ा हो जाए, तो मैं हम्म, खाना खा रहा हूँ तो खाना ना गिरे। तो वो एक तरीका मुझे इसलिए अख्तियार करना पड़ा क्योंकि मैं बिल्कुल नया था, और मेहनत का कोई विकल्प ना तो होता है ना होगा। तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी यदि आपने अपने भविष्य के सपने अपने काफी बड़े देखे हुए। हम्म, तो तैयारी तो आपको, यदि आप ज्यादा महत्वाकांक्षी अपने आप को, तो तैयारी का कोई विकल्प नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। तो वही सब मैंने किया था, और उससे मुझे काफी हेल्प, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बोला जाए वही दिखता है। कई बार आप जो महसूस कर रहे होते हैं, जो अंदर रखते हैं, स्क्रीन पे वही छाता ओके। आपसे मुझे बात करना ऐसा लग रहा है मैं बहुत कोई इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रही हूँ और नए नए चैप्टर्स आई एम श्योर आते जाएंगे, पर समय की एक सीमा मुझे बताई जा रही है। एक सवाल जो बड़ा पर्सनल मुझे लगता है, आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप कहते थे कि जब आप दिल्ली से बॉम्बे आ रहे थे तो एक वॉचमैन साहब थे जिनसे आपने उधार लिया और फिर आपने अपनी जर्नी चालू की। ये सत्य है?
ये प्रश्न मैं सुन नहीं पाया, वो बीच में कोई इंटरप्शन है। आपने एक टॉक में बताया था कि जब आप दिल्ली से बंबई आ रहे थे अपने काम के लिए, तो हर किसी की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आपने एक वॉचमैन साहब से लोन लिया छोटा सा, और उसके बिल्कुल, बाद आप आ पाए। वो चुकाना हो गया है अभी, या ऐसे वो हो तमाम गया। सारे? और वो हाँ, हुआ कि लोन, और वो तब के हिसाब से वो राशि काफ़ी बड़ी थी, 90 या 96 के हिसाब से, 96 के हिसाब से। तब एक वॉचमैन की तनख्वाह 4,500 नहीं होती थी, 4,500 तो मेरी भी नहीं थी तनख्वाह तब। और हम्म, सडनली जब फ्लाइट की टिकट के लिए मेरे पास पैसे थे, तो निश्चित तौर पे अगल-बगल लोग नहीं माँग सकते थे, सभी फक्कड़ स्थिति में थे। मेरे पास माँ की दी हुई एक चेन ज़रूर थी सोने की, लेकिन मैं उसको बेचना नहीं चाहता था। और तब वो सदमे सदमे में बैंक जाके मैं अभी भी अच्छे से हालत है, 4,500 रुपये, 5,000 रुपये, और मैं हम्म। अवाक रह गया था कि मैं महीने भर काम करता हूँ और उससे 2 घंटे की जर्नी में 4,500 रुपये खत्म। लेकिन मुझे पता नहीं था कि बड़ी यात्रा के लिए जा रहा हूँ, और तकदीर उसके लिए किसी का भेजा हुआ दूध भी हो सकता था। मेरे हम्म। लिए तो निश्चित तौर पे आज भी वो दूध ही है ईश्वर करेगा। इतने साफ तरीके से कोई किसी की मदद कर सकता है, और वो मैं कर्ज कभी नहीं चुका पाऊँ, भले वो कलदार या पैसे जरूर चुके, कर्ज नहीं होता। क्या बात है। एक आखिरी सवाल आपसे बस यहाँ पूछना चाहूंगी सर। आपकी जिंदगी पर अगर कभी कोई किताब लिखी जाए, तो सबसे मुश्किल और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके लिए कौन सा होगा? इंटरेस्टिंग तो ये यात्रा है, कि हम्म। कहाँ कौन है, आप आप कहाँ बच्चे खा जाते हो, कहाँ आप आगे बढ़े। लेकिन कठिन नहीं है वो थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है। भले मैं 50 साल का हो रहा हूँ, लेकिन वो माँ का चैप्टर बहुत कठिन होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे वो चीज़ें शेयर कर पाया, उनको वो मैं सुख या वो उस तरीके से चीज़ें दे पाया, क्योंकि मैं जब तक माँ थी तो अब मेरा संघर्ष में ही मूड थी चला। और जब वो नहीं है, तो अब देखता हूँ कि पिक्चरें हिट हो रही हैं, कुछ चीज़ ये हो जाती है, कुछ आप सफल हो रहे हो। मतलब वो भी फ्लूक है, सफलता को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ, असफलता को भी नहीं। मैं इसका मजा लेता हूँ कि हाँ ठीक, ये ऐसे होना था, ऐसे हुआ। तो माँ का चैप्टर मुझे लगता है सबसे कठिन है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं रियली ये विश करती हूँ कि आपसे इन पर्सन मुलाकात हो पाएगी, आमने सामने बातचीत हो पाएगी, और बिल्कुल शायद बिल्कुल। उस वक्त समय ज्यादा हो तो बहुत सारी बातें करने को होंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बिल्कुल आप जुड़ने के लिए। आमंत्रित करिए, मैं रहूंगा निश्चित।